तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो फिजिक्स का ये चैप्टर है। हमने सेकंड चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। और जो जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैंने उन सभी पे वीडियोस बना रखी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है, क्लास 11th फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो मेनली आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमको पता होने चाहिए। ये आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे हमने बहुत सारे चैप्टर जो हैं आगे पढ़ने। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसके कुछ नोट्स बना रखे हैं, उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आती है वो है हमारी मैकेनिक्स। आपको अगर मैं सिंपली बताऊं तो आपको चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर 8 9 तक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो मैकेनिक्स क्या होती है? तो एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन की और उस मटेरियल की, यानी जो मटेरियल है मोशन का, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, कितनी एक्सिलरेशन है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो होगा हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। तो एक ब्रांच है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं ये सारे मैकेनिक्स के ही चैप्टर हैं हमारे। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स के, जो होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैकेनिक्स होगी, ऑप्टिक्स होगी, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी, तो ऐसे करके बहुत सारी ब्रांच होती है। तो उसी ब्रांच में से हमको जो पढ़नी है वो है हमारी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर मेनली दो पार्ट आते हैं। मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए हम दो पार्ट स्टडी करते हैं, एक मोशन एट रेस्ट और एक मोशन के बारे में, और रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो रेस्ट के लिए देखिए एक ब्रांच होती है जिस स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होती है? तो एक ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट का एट रेस्ट, यानी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहते हुए उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम स्टैटिक्स के अंदर। इसके बाद आती है काइनेमेटिक्स, जिसका ये पूरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स के ऊपर। ये बेसिकली जो हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ते हैं वो एक हमारा काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर है। तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या होती है? तो ये भी हमारी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो मोशन जो हो रही है, मतलब अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम कितने टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हमारी किस में होती है? तो काइनेमेटिक्स में होती है। इसमें आपको मेनली याद रखना है कि हम उनके फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं इन चैप्टर्स के अंदर। यानी कि अगर मोशन हुई तो किस वजह से हुई, मान लो कि हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से मोशन हुई, तो हम फोर्स के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपली इसमें जो डिस्कस करेंगे वो हमारा एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिस्टेंस को आप पाथ लेंथ करके एक चीज होगी उसके उसके थ्रू पढ़ेंगे। और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसी मोशन के अंदर हमारी स्पीड होगी, वेलोसिटीज होगी, एक्सेलरेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा काइनेमेटिक्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? तो ये हमारी एक मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। और इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे डायनेमिक्स के अंदर, ये हम स्टडी करेंगे उसकी किस वजह से जो मोशन हुई वो किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या कारण क्या थे, क्या रूट कॉज थे, उसके पीछे कितना फोर्स लगा, कितना वर्क डन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ेंगे वो डायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम। ठीक है। तो ये मेनली एक तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ इनको एक नॉर्मल अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है कि मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक नॉर्मली चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। तो ये मैकेनिक्स के ही हमारे 3 पार्ट है। तो देखिए, इसके बाद जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है तो हमको मेनली 2 चीज़ें सबसे पहले पढ़नी होती है, एक रेस्ट के बारे में और एक हमारे मोशन के बारे में। ठीक है। कि हम किसी भी चीज़ को हम रेस्ट पे कब कह सकते हैं या मोशन में कब कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप सिंपली समझिए कि रेस्ट और मोशन में हम कैसे कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। मान लो कि हमारे पास एक कोई भी बॉक्स है या कोई भी ब्लॉक है और वो हमारे ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको कह देते हैं भाई ये रेस्ट पे। पर आप इसको रेस्ट में कैसे कह सकते हो? अगर मान लो कि ये जो बॉक्स है ये हमारे किसी कार के अंदर पड़ा हुआ हो,
ठीक है, और कार चल रही हो, और अगर कोई बाहर से उस बॉक्स को देखेगा तो उसको तो लगेगा बॉक्स भी तो जा रहा है साथ साथ कार के, तो वो भी तो चल रहा है। पर मेनली हम देखें, अगर कार के अंदर हम बैठे हुए हैं और अगर हम बॉक्स को देखें तो हमको वो बॉक्स रुका हुआ दिखेगा। तो बेसिकली हम किसी चीज को मोशन में या फिर रेस्ट पे कब कह सकते हैं, तो उसकी सराउंडिंग को देख के, या किसी पॉइंट को देख के, किसी रेफरेंस पॉइंट को देख के। ठीक है, जैसे आप समझिए कि ये हमारी 5 उंगलियां हैं, अगर मैं इस पेन को यहां से ऐसे लेके जाता हूं, ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, आप कह सकते हो कि पेन जो है वो हमारा क्या कर रहा है, तो वो हमारा मोशन कर रहा है। अब मोशन कैसे कर रहा है, आप कैसे बता सकते हैं, देखिए इस उंगली से इस पेन को आगे जाते हुए देखा आपने, फिर इस उंगली से आगे जाते हुए देखा, फिर ये थर्ड वाली से, फिर ये फोर्थ वाली से, और फिर ये फिफ्थ वाली से। तो आपने कहा कि ये हाथ के रिस्पेक्ट में ये जो चीज है अपने डिस्टेंस, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये चीज जो है ये मोशन में। अब इसी चीज को समझिए, अगर इस हाथ को देखिए आप सिर्फ, और इस पेन को देखिए, अगर मैं इनको ऐसे चलाऊं, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ हाथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे इसको, तो हाथ के रिस्पेक्ट में ये पेन जो होगा ये बिल्कुल रेस्ट पे दिखेगा आपको। पर अगर इस पेज के रिस्पेक्ट में देखें हाथ को और पेन को, तो वो हमको मोशन करते हुए दिखेंगे। तो यानी कि आप किसी चीज को रेस्ट पे या मोशन में कब कह सकते हैं, तो आप उसको तब कह सकते हैं जब उसके सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में होगा, अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो तो वो हमारा रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेस्ट कब कहा जाएगा और मोशन कब कहा जाएगा। तो अगर हमारे सराउंडिंग के हिसाब से या किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, मानो कि एक कार थी, ठीक है, और वो कार ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करी और वो यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो ये देखिए, ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, हम क्या कहेंगे, ये कार जो है ए पॉइंट से दूर जा रही थी और बी पॉइंट के पास आ रही थी। तो इसने क्या करा, ए पॉइंट से ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो कार क्या है, मोशन में। पर अगर हम कार को कहें कि कार यहाँ पे रुकी हुई है ए पॉइंट पे, तो इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कार क्या होगी, वो रेस्ट पे होगी। तो एक चीज जो है वो किसी के लिए रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मान लो कि कोई इंसान जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो बस के अंदर अगर वो बैठा हुआ है तो हम तो उसको रेस्ट पे कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में हम उसको रेस्ट पे कह सकते हैं, हम उसको बस के अंदर की सराउंडिंग के हिसाब से उसको रेस्ट पे कह सकते हैं, क्योंकि अंदर के हिसाब से वो हिल नहीं रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। पर अगर बाहर कोई हमारा बस स्टॉप है और वहां से हमारी बस जा रही है, बस स्टैंड पे खड़े हुए इंसान ने, बस स्टॉप पे खड़े हुए इंसान ने अंदर उस इंसान को देखा जो कि बैठा हुआ था, पर बस के साथ साथ वो चल रहा था। तो इंसान क्या कहेगा कि वो तो मोशन में है, ठीक है। पर इंसान किसके रिस्पेक्ट में उसको मोशन में बता रहा है, अपने रिस्पेक्ट में, कि अपने हिसाब से वो जो है उस बस को आगे जाता हुआ देख रहा है या फिर पीछे जाता हुआ देख रहा है। तो हम मोशन में या रेस्ट पे किसी चीज को कब कहेंगे, तो उसकी सराउंडिंग के हिसाब से। तो मेरे को लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि मोशन और रेस्ट हम कैसे कहते हैं। तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से या किसी भी सराउंडिंग के हिसाब से जो होता है हम इस चीज को बताते हैं कि कोई भी चीज जो है हमारी रेस्ट पे या फिर वो मोशन में। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें आपको। तो नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे अगर मैं सिंपल बताऊं तो हमने अभी तक मोशन पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया। ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि सेम चीज जो है वो किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है, किसी के लिए मोशन में हो सकती है। ठीक है, तो हम मोशन और रेस्ट के हिसाब से जो होता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं कि सराउंडिंग के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो है वो कैसे चेंज कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए मोशंस के कुछ टाइप होते हैं। सिंपल से अगर मोशन के आपको मैं टाइप बताऊं तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। इन्हीं 3 को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लिख रखा है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा हो तो उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो जैसे एक हाईवे है, तो एक हाईवे के ऊपर हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी बाइक चला रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे, और उस पर बाइक चला रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो हमारे एक तरीके का रेक्टिलिनियर मोशन कहला सकता है। यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर हम चल रहे हो तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फिर देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं हमारा ट्रांसलेटरी मोशन।
ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, देखिए रेक्टिलिनियर जो होता है एक पॉइंट साइज या मास बॉडी के लिए यूज होता है, एक पॉइंट मास बॉडी के लिए क्या होता है मेनली, समझिए इस चीज को कि मान लो कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, इतना बड़ा एक ब्लॉक है, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा चलाऊं तो कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी के अंदर, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो सीधे चलने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलने चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि सभी पार्टिकल्स की स्पीड जो होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर इनमें से किसी एक पार्टिकल की या किन्हीं पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो कम हुई या ज्यादा हुई, मान लो कि ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड और ये है 4 मीटर पर सेकेंड, तो चल तो ये सीधा रहे, यानी ये ऑब्जेक्ट तो पूरा सीधा चल रहा है, पर होगा क्या कि चलते चलते जो होगा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज तेज चल रही है तो वो आगे बढ़ जाएगी और नीचे वाली चीज पीछे चली जाएगी, इस तरीके से। ऐसे अगर नीचे 5 हो ऊपर 4 हो तो वो इस तरीके से आगे की तरफ जब जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ हो जाएगा बढ़ते हुए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एक पार्ट होता है, एक बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक टाइप है। रेक्टिलिनियर मोशन जो होती है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, यानी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो होगा उनके लिए, पार्टिकल्स के लिए, या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको हम पॉइंट मास बॉडी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए होता है, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि मास बॉडी किसे कहते हैं, पॉइंट मास बॉडी, तो उसे उसको मैं आगे डिफाइन कर दूंगा आपके लिए। तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ये भी एक तरीके का मोशन है, एक टाइप ऑफ मोशन है, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसके जितने भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चलने चाहिए सेम स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। नॉर्मली आपको यहाँ पे डेफिनेशन ही पढ़नी है सारी चीजों के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। फिर से सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल्स के लिए होता है, सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। होगा क्या, सर्कुलर मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो कुछ इस तरीके से वो घूमेगा, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने एक थ्रेड के अंदर जो है एक पत्थर बांध दिया और उसको ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं, तो वो हमारा एक तरीके का सर्कुलर मोशन हो सकता है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिख दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ तो एक सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं जब एक पार्टिकल जो होता है एक हमारा रेडियस वेक्टर के थ्रू जो होगा एक पर्टिकुलर एंगल बनाए, ठीक है, एंगल्स में घूमे, यानी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक एंगल बनाता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, जब गोल गोल चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसी में देखो सर्कुलर मोशन में एक और टाइप आता है, इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को आप समझ सकते हो जैसे फैन से, जो आपके घर में फैन लगे होते हैं उससे आप समझ सकते हो कि रोटेटरी मोशन भी एक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन ही होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फैन बना दूं, इस तरीके से हमने एक फैन बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो इसका पंखुड़ी है जो भी है, तो ये वाली जो है ये ए मान लेते हैं, तो ये ए ऐसे गोल गोल घूमेगा। पर अगर आप समझो तो ये ए के अंदर जो यहाँ का पार्टिकल होगा वो तो एक बड़ा सर्कल बनाएगा, जबकि यहाँ का पार्टिकल उससे छोटा, यहाँ का पार्टिकल उससे छोटा, यहाँ का पार्टिकल उससे छोटा। पर इन सबों में कॉमन क्या होगा कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद सारे पार्टिकल जो होंगे वो 360 का ही एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर रोटेटरी मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे भी, एक चैप्टर भी हमारा पूरा इसी के ऊपर, रोटेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो सिंपल सा क्या होता है, ये भी एक तरीके का हमारा सर्कुलर मोशन ही होता है, एक बॉडी के लिए होता है ये सिंपल। पर इसके अंदर जो होता है हमारा हर एक पॉइंट जो होता है वो इक्वल एंगल बनाता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल एंगल बनाएंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर एक पंखे को पूरा घूमने में 0.5 सेकेंड लगा, तो इस वाले पॉइंट को भी पूरा घूमने में 0.5 सेकेंड लगेगा और इस वाले पॉइंट को भी पूरा घूमने में 0.5 सेकेंड लगेगा, ठीक है। यानी एक पंखुड़ी पूरा घूम के जब वहीं पे आ गई तो इनमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी को जो समय लगेगा वो
एक जैसा ही लगेगा, यानी कि इक्वल एंगल बनाते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं रोटेटरी मोशन। फिर आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को आप सिंपल समझ सकते हो पेंडुलम की तरह, कि ऐसे पेंडुलम जो होता है आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन जो होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि हमारे स्प्रिंग के अंदर भी हो सकती है, ड्रम को हम बजाते हैं उसके अंदर भी हो सकती है। तो ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप आता है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो होता है वो क्या होता है कि ऑसिलेशन ही होता है, पर वो एक फास्ट ऑसिलेशन होती है, या फिर आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, वो ऐसे से हिलेगा। जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे हमारे साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो वही हमारा वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेरे को बताना था वो है हमारा पॉइंट मास बॉडी। तो पॉइंट मास बॉडी क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट मास कंसिडर करके उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसके सभी पार्टिकल्स एक लाइन में चलेंगे, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कह देते हैं। पर बाय चांस अगर वो उस पूरे पार्टिकल्स के बारे में, हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग हमको स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ जाए, हर एक पार्टिकल की अलग अलग हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ जाए, तो उसमें क्या होगा, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसलिए क्या करा हमने, एक पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट निकाला। पॉइंट मास क्या होता है, तो हम अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमारे पास ये पेन है, तो इस पेन की कुछ लेंथ होगी, मान लो इसकी लेंथ जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अब इस पेन के द्वारा जो है अगर 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो ये 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये 1 मीटर के मुकाबले ये जो है ये कम है, ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा कम नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन बोली जाए तो ये जो टोटल होगा, यानी 1 मीटर और प्लस में इसकी भी लेंथ, ठीक है। तो पॉइंट मास किसे कहते हैं, पॉइंट मास का मतलब होता है कि अगर मान लो एक कार है और उस कार की जो लेंथ है, मान लो वो लेंथ है 2 मीटर की, ठीक है, 2 मीटर लंबी कार है या 3 मीटर लंबी कार है, पर उस कार को ट्रेवल करना है हमारे कम से कम 500 किलोमीटर, ठीक है। तो 500 किलोमीटर के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो 500 किलोमीटर के हिसाब से अगर उस कार की खुद की लेंथ को अगर हटा भी दे हम, या कार की लेंथ को हम पॉइंट पे मान ले, तो चलेगा, क्योंकि 500 किलोमीटर और एक फिर 2 या 3 मीटर, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा जब डिफरेंस है, तो अगर आप इसको कहीं पे बना के देखोगे, अगर आप इसको किसी पेज पे अगर इसको बनाओगे सिंपली, तो मान लो कार की लेंथ होगी 3 मीटर, तो 3 मीटर कुछ ऐसे पॉइंट सा बनेगा, और हमारे 500 किलोमीटर कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कार हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी, तो एक पॉइंट से, ठीक है। तो एक पॉइंट मास किसे कहेंगे, तो पॉइंट मास कोई भी हमारा एक बॉडी हो सकती है जिसमें क्या होता है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसके रिस्पेक्ट में उसके खुद का डिस्टेंस जो होगा वो छोटा होगा। पर अगर मान लो कि एक चींटी जो है वो कार के डिस्टेंस को पूरा ट्रेवल कर रही है, तो उस कार के डिस्टेंस को, अब उस कार को पॉइंट मास नहीं लोगे, वो चींटी उसके मुकाबले एक पॉइंट मास कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि चींटी का जो खुद का साइज है वो बहुत छोटा है कार के जो अगर साइज को देखें तो, ठीक है। तो पॉइंट मास हम सिंपल क्या करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है वो ऑब्जेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उस बॉडी को एक पॉइंट मान के चले, तो उससे हमारा एक कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी इजी हो जाता है, तो इसलिए हम पॉइंट मास लेके चलते हैं उसको, ठीक है। लास्ट जो है कॉन्सेप्ट वो हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमको किसी भी चीज को डिफाइन करना है, जैसे कि अगर मैंने इसको नाप लिया, जैसे मैंने बोला ये 500 किलोमीटर है, तो हमारे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, तो उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को जो है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में उसके डिस्टेंस को, उसके एक्सेलरेशन को, वेलोसिटीज को बताना है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए कुछ सिस्टम होगा ना, किसी सिस्टम के हिसाब से बताएंगे कि भाई इसका इतना लेंथ हो गया, ये इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, इतनी दूर पहुंच गई, इस पॉइंट से इतनी दूरी पे है, इस पॉइंट से इतनी पीछे है, इस पॉइंट से इतनी आगे है। इस सब चीजों को बताने के लिए एक सिस्टम होगा पूरा का पूरा। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमारा एक कार्टेशियन प्लेन वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है,
तो वो वाला सिस्टम पढ़ा है, वही हम पढ़ेंगे भी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, या फिर हमारे जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक फ्रेम है जिसमें कि हम हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका हम बता सकते हैं एक टाइम के रिस्पेक्ट में, क्लॉक के हिसाब से, कि वो जो है कितनी दूरी पे है, क्या चीज़ें हैं। ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके थ्रू हमको ये चीज़ पता लगता है। जैसे रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि हम एक पॉइंट लेके चलते हैं जहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं कि यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे चला गया, तो हमारे कहाँ से हम इसको नाप रहे हैं, तो इस पॉइंट से। तो इसको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताना थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो इसी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल का मतलब सिंपल सा, जिसपे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता वो अप्लाई होता हो तो उसको इनर्शियल बोल देंगे, और जिसपे नहीं होता उसको नॉन इनर्शियल बोल देंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है कि सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई हो रखा है कि एक बस है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर जो होता है वो रेस्ट पे। तो वहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे, उसका डिस्टेंस, उसका ये सब चीज़ें बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स बताएंगे कि ये एक्स से कितनी दूरी पे है, वाई से कितनी दूरी पे है, जेड से कितनी दूरी पे है, टाइम के हिसाब से। तो वो जो होगा वो हमारा इनर्शियल फ्रेम है, और यहाँ पे हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ तक हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, कुछ खास नहीं है इस वीडियो में। बस हमको एक नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम रेस्ट पे, मोशन में किसे कहेंगे, पॉइंट मास किसे कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे, रेक्टिलिनियर क्या होता है, ट्रांसलेटरी क्या होता है, या फिर सर्कुलर क्या होता है, रोटेटरी क्या होता है, या ऑसिलेटरी क्या होता है, और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो इन सब मोशंस के बारे में पढ़ा। शुरू में हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हमारे स्टैटिक्स, जब हमारा बॉडी रेस्ट पे है। उसके काइनेमेटिक्स, जिसमें हमारा बॉडी जो होगा मोशन में होगा, जब हम फोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आएगा डायनेमिक्स, जिसके अंदर हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, मटेरियल के बारे में, उसके मोशन के बारे में, उस किस वजह से हुई, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।